वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का फुल चैप्टर। तो आपको इस वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स की फुल रिवीजन मिल जाएगी जो कि आपके जेईई एंड नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने ये जो जेईई नीट एग्ज़ाम के प्रेपरेशन के लिए कोर्स आपके लिए स्टार्ट किया है, उसकी सभी वीडियोस को आपको ध्यान से सुनना है, देखना है, नोट्स बनाने हैं। एंड थर्मोडायनेमिक्स एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें से के डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हमें प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं पेपर में। इसकी रिवीजन में बहुत ही डिटेलिंग में आपके लिए ये रिवीजन्स बनाई जाएंगी। इसके दो पार्ट होंगे, ये इसका पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 भी आपको मिल जाएगा, वो भी आपको जरूर देखना है। और उससे अगले पार्ट में हम थर्मोडायनेमिक्स की नीट और जेईई एग्ज़ाम के लिए सभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो बाकी सभी क्लासेस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड साथ में बेल आइकन को दबाना है ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। केमिस्ट्री फिजिक्स की सभी चैप्टर्स की फुल रिवीजन्स क्लास +2 के लिए ऑलरेडी ही अपलोड हो चुकी हैं, वो सभी भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ओपन कर देख सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज द थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग दो चीज़ें होती हैं। सिस्टम वो पार्ट जिस पर के हमने सब कुछ ऑब्जर्व करना होता है, उसके आसपास जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो होती है उसकी सराउंडिंग। दोनों को जोड़कर बनता है यूनिवर्स। और जो हमारा सिस्टम होता है वो ओपन सिस्टम हो सकता है। ओपन सिस्टम मतलब कि जो सराउंडिंग के साथ हीट एंड मैटर दोनों को ही एक्सचेंज करे, या फिर वो क्लोज सिस्टम हो सकता है जो सिर्फ हीट को ही एक्सचेंज करे, मैटर को ना एक्सचेंज करे। और वो आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है जो कि हीट और मैटर दोनों को ही ना एक्सचेंज करे सराउंडिंग के साथ। ये 3 टाइप्स होती हैं सिस्टम की। अब सिस्टम की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं उन पर कुछ डिस्कशन करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले होती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इनकी एग्जांपल्स डायरेक्टली पेपर में आपको आ जाती है, तो प्लीज़ नोट डाउन करते रहिएगा। साथ में नोट डाउन जरूर करना है, नोट्स बनाने हैं। जितना आप लोग नोट करेंगे उतनी जल्दी आपको याद होगा। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कितना सब्सटेंस है उस पर डिपेंड करता है। ये थोड़ी चीज़ के लिए इसकी वैल्यू लो होगी, ज़्यादा चीज़ के लिए ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, किसी भी चीज़ की इंटरनल एनर्जी होती है। एंट्रोपी, ये सभी टर्म्स आपने सुनी होंगी, इनको एक्सप्लेन करेंगे आगे। ये पूरा चैप्टर इन्हीं पर ही तो बेस्ड है। एंड हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सभी क्या हैं? दीज आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। याद कर लीजिए जल्द से इनको। सो नेक्स्ट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव वो जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से इंडिपेंडेंट हो। कितना अमाउंट है सब्सटेंस का उस पर नहीं डिपेंड करता। सबसे इजी एग्जांपल है याद रखने वाली, टेम्परेचर। टेम्परेचर किसी सिस्टम का उसके अमाउंट पर नहीं डिपेंड करता। थोड़ी चीज़ का टेम्परेचर भी वही रहेगा, ज़्यादा चीज़ का टेम्परेचर भी वही रहेगा। इसके अलावा उसका प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, डेंसिटी, मोलर वॉल्यूम। हमारा जो इस चैप्टर का मेन काम है दैट इज़ द टेम्परेचर, प्रेशर एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये आपको स्पेशली याद रखने हैं। अब यहाँ से आपको एक डायरेक्ट चीज़ जो अंडरस्टैंड करनी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को जोड़ सकते हैं, मतलब एंट्रोपी एक चीज़ की, एंट्रोपी दूसरी चीज़ की, दोनों को मिक्स किया, एंट्रोपी ऐड हो जाएगी। बट हम इंटेंसिव को नहीं जोड़ सकते। जैसे कि एक चीज़ का टेम्परेचर है 20 डिग्री, दूसरी का भी है 20 डिग्री, दोनों को इंटरमिक्स कर देंगे तो 40 डिग्री नहीं होता। ये नॉट एडिटिव हैं। एंड दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो, ये है रेशियो का साइन। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। रेशियो ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बिकम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो प्लीज़ ये छोटी छोटी बातें हैं बट याद रखनी है, नोट डाउन करेंगे तो याद हो जाएगी। प्रोसेसेस, कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं? एक होती है आइसोथर्मल प्रोसेस।
आइसोथर्मल मतलब के एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं चेंज करने देना। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक क्या होती है? जिस प्रोसेस में हीट एक्सचेंज ना हो, ना ही हीट सिस्टम के अंदर आए ना ही हीट सिस्टम से बाहर जाए, इसमें टेम्परेचर चेंज होगा। याद रखिएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होगा, बट अगर हमें एडियाबैटिक प्रोसेस बनानी है तो उसमें टेम्परेचर चेंज होकर रहेगा। आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस, ये हमारी स्पेशल है और सबसे इंपॉर्टेंट है। रिवर्सिबल प्रोसेस, जिस प्रोसेस को हर एक स्टेज पर रिवर्स किया जा सकता हो बाय सिंपली रिवर्सिंग द कंडीशंस। हर एक स्टेज पर, मतलब ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही स्लोली होती है, बहुत ही स्लोली होती है, मीन्स के ये प्रोसेस इनफिनिटेसिमली स्लो होती है। एंड हर एक स्टेज पर इसमें इक्विलिब्रियम बना रहता है। और ये प्रोसेस जो एक्चुअल में ऐसी प्रोसेस को बनाना बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए। सो इसको कंप्लीट करने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए, क्योंकि इनफिनिटेसिमली स्लो है, छोटे छोटे स्टेप्स में होती है इसलिए। और इससे जो भी हमें वर्क मिलेगा, रिवर्सिबल प्रोसेस से जो भी हम वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं, वो मैक्सिमम वर्क होता है किसी भी प्रोसेस से ऑब्टेन होने वाला। और इसमें जो गैस के अंदर का प्रेशर P इंटरनल और P एक्सटर्नल, बाहर जो प्रेशर है, मान लीजिए ये हमारा सिस्टम है, यहाँ पर इस पर लगा हुआ है पिस्टन, तो बाहर जो प्रेशर है दैट इज P एक्सटर्नल, और जो अंदर प्रेशर है गैस का दैट इज P इंटरनल। इन दोनों में वेरी स्मॉल गैप होता है, मतलब P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू P इंटरनल प्लस माइनस DP, बहुत ही स्मॉल चेंज होता है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बार बार मैं आपको यही बात बताऊंगा कि काफ़ी छोटी छोटी इसमें चीज़ें हैं, नोट डाउन करेंगे तो याद हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल का ऑपोजिट जो रैपिड में होगी, जल्द से हो जाएगी, जिसमें कि ड्राइविंग और ओपोजिंग फोर्स, मतलब P इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर में लार्ज डिफरेंस होगा। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो सकता है, बट प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद ही इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा इसमें। तो यहाँ तक आपके लिए क्लियर है। एक रह गई हमारी साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक मतलब कि साइकिल में चलना, साइकिल में चलना मतलब जहाँ से हम शुरू हुए थे वहीं पर पहुँच गए वापस। तो अगर कोई प्रोसेस ऐसी है जहाँ से शुरू हुई वहाँ पर ही वापस पहुँच जाए, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। सो दीज आर द सिंपल टाइप ऑफ द प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हम सिस्टम की जो ये एनर्जी है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। दो ऑप्शन है, एक तो होता है हम सिस्टम के साथ एक्सचेंज करेंगे हीट, सेकंड क्या है कि सिस्टम के साथ हम क्या एक्सचेंज करेंगे, वर्क। हीट एंड वर्क, दीज आर द टू फॉर्म्स टू चेंज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं हीट के बारे में। हीट क्या है कि अगर सिस्टम का टेम्परेचर हायर है सराउंडिंग से, चीज़ हमारी गर्म है, सिस्टम हमारा हॉट है देन द सराउंडिंग्स, देन वो हीट को लॉस कर देगा, देन इट लॉसेस द हीट टू द सराउंडिंग एंड क्यू दैट द साइन ऑफ द हीट चेंज इज नेगेटिव। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि साइन कन्वेंशन चेंज हो सकते हैं। केमिस्ट्री में हम क्या अज्यूम करते हैं कि सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हमने साइन कन्वेंशन बनाए हैं। सिस्टम से हीट बाहर जाए तो साइन उसका लग जाएगा नेगेटिव, सिस्टम के अंदर हीट ऐड हो तो साइन लग जाएगा पॉजिटिव। ओके, सिस्टम से हीट बाहर गई तो साइन नेगेटिव, सिस्टम के अंदर हीट ऐड हुई तो साइन पॉजिटिव। सो नेक्स्ट आपको याद रखना है, अच्छे से इनको नोट डाउन करना है, प्लीज़ नोट डाउन करेंगे तो याद होगा और आपको सोल्व करना भी आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए कि वर्क दो टाइप से हो सकता है। वर्क डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम खुद काम करेगा तो एनर्जी उसकी लो हो जाएगी, तो वर्क का साइन क्या होगा, नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, जैसे कि गैस एक्सपैंड करे, तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं फिर से हमारा पिस्टन वाला सिस्टम। अगर गैस एक्सपैंड करे मतलब यहाँ से वो एक्सपैंड कर कर यहाँ पर पहुँच जाए,
तो क्या होगा, दैट इज वर्क का साइन क्या होगा, नेगेटिव। अगर गैस पर काम हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, हमने प्रेशर लगाया और गैस को कर दिया कंप्रेस, तो क्या होगा, तो होगा वर्क का साइन पॉजिटिव। ओके है, साइन कन्वेंशन याद रखने हैं। नाउ किसी भी प्रोसेस के लिए अगर एक्सटर्नल प्रेशर है P एक्सटर्नल, dV इज द स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम, हमने क्या किया है कि V1 से V2 तक वॉल्यूम को चेंज किया है, तो वर्क डन का क्या फार्मूला बनता है, माइनस इंटेग्रल ऑफ P dV लिमिट्स P1 टू V2, ये फॉर्मूला लिमिट्स V1 टू V2, ये फॉर्मूला हर एक प्रोसेस पर अप्लाई होता है, किसी भी प्रोसेस पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है, ये बेसिक फॉर्मूला, इसी से सभी फॉर्मूले हम बनाएंगे। तो अब अगर कांस्टेंट हो एक्सटर्नल प्रेशर हो अगर कांस्टेंट, तो क्या होगा, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पर क्या हो सकता है कि ये जो P है ये इंटेग्रल से बाहर आएगा और इंटेग्रल सोल्व होकर हमें क्या फार्मूला देगा, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो आपका सबसे पहला फार्मूला हो गया वर्क डन का। तो एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि वर्क डन पर डायरेक्टली नीट और जेईई में न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, तो प्लीज़ इन सभी फॉर्मूलाज के नोट्स बनाएं, नोट्स ही बनाएंगे तो आपको 100% इसका फ़ायदा होने वाला है। इनको नोट डाउन करना है, साथ साथ में सुनते जाएं और साथ साथ में नोट डाउन करते जाएं। इसीलिए मैं आपको इनके बारे में हर एक डिटेल साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप एक्स्ट्रा चीज़ों को भी साथ में ही नोट डाउन कर पाएँ। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूले में क्या चेंज होता है, जो dV है, मतलब आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डेल्टा V या फिर dV दोनों को हम लिख सकते हैं ज़ीरो, नो चेंज इन द वॉल्यूम, सो वर्क डन इज ज़ीरो। सो वर्क डन ऑफ द आइसोकोरिक प्रोसेस इज ज़ीरो, इस पर भी न्यूमेरिकल बन सकता है। फॉर आइसोबारिक प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो यही सेम आ जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा तो माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये कांस्टेंट प्रेशर वाली बात बहुत बार यूज़ होती है। एक बात और याद रखनी है, अगर कोई प्रोसेस रैपिड हो, बहुत ही स्पीड से हो जाए, उसमें भी प्रेशर हम कांस्टेंट ही मान लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्पीड में हुई है, जस्ट एक इंस्टेंट में हो गई है, तो उस इंस्टेंट में प्रेशर कांस्टेंट ही रहता है। तो ऐसी प्रोसेसेस में भी हम सेम फॉर्मूला ही अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट इज द आइसोकोरिक के बाद आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, जिसका फॉर्मूला डायरेक्टली पेपर में आया हुआ है बहुत बार। इसका जो अगला पार्ट होगा, इस सीरीज का जो अगला पार्ट होगा, उसमें हम थर्मोडायनेमिक्स में से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द नीट एंड जेईई मेंस एग्जाम को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इसलिए इन सभी फॉर्मूलाज को अच्छे से रीड कर लें। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि आइसोथर्मल के आगे हमने दो पार्ट किए हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसके फॉर्मूलाज को अच्छे से रट लेना है। सो वर्क डन इन द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल्स टू -2.303 n इंटू आर इंटू टी। टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं। n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, r क्या होता है, गैस कांस्टेंट, t क्या होता है, टेम्परेचर, log base 10 v2 by v1, v1 is the initial volume, v2 is the final volume। तो प्लीज नोट डाउन कर लें साथ में। नाउ अगर हम log base 10 को नेचुरल में चेंज कर दें तो ये 2.303 उसी में एडजस्ट हो जाएगा। तो हम v2 बाई v1 की जगह पर क्या फिल कर सकते हैं, p1 बाई p2, क्योंकि एट कांस्टेंट टेम्परेचर p1 v1 इज इक्वल्स टू p2 v2। ये तो आप लोगों ने बहुत बार फार्मूला किया हुआ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर p1 v1 इज इक्वल्स टू p2 v2। सो v2 ओवर v1 बिकम्स p1 ओवर p2। एंड अगर हम इसको चेंज करें, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये आई थिंक आपको पता लग गया होगा। अगर हम यहाँ पर nRT को चेंज कर लें ये आइडियल गैस इक्वेशन के साथ P1 V1 और P2 V2 दोनों में से कोई भी वैल्यू लिखा सकते हैं, तो ये चार फार्मूले, बहुत सारे ऐसे आप रिलेशंस बना सकते हैं इसी फॉर्मूले से। तो मतलब आपको एक याद रखना है, बाकी सोल्व कर देखें। तो क्योंकि इतने फॉर्मूले याद रखना मुश्किल होता है, आपको सोल्व करना सीख लेना है।
तो ये फॉर्मूला का अगर आपको प्रूफ देखना है तो वो आपको अलग से किसी भी बुक में से रीड कर लें, जस्ट सिंपल इंटेग्रल की सोल्विंग की गई है। सो जो हमने बेसिकली आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था उसी के साथ रिलेटेड इसकी सोल्विंग है। आगे चलते हैं, ये था आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए। नेक्स्ट इज द इररिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये थोड़ा सा इजी है। इररिवर्सिबल है। इररिवर्सिबल प्रोसेसेस जनरली इसमें कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ही अज्यूम किया जाता है, क्योंकि इररिवर्सिबल प्रोसेस रैपिड होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो प्रोसेस बड़ी स्पीड से हो जाए, अचानक से हो जाए, उसमें क्या होगा, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर रह सकता है। सो इसका मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे कि हमारा जो सिंपल फॉर्मूला था W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, वही अप्लाई कर देंगे। और सेकंड बात इसमें यह भी ध्यान रखने वाली है कि बाहर वाला प्रेशर अंदर के प्रेशर से काफ़ी लो होता है जब एक्सपेंशन हो, ठीक है ना। जब एक्सपेंशन हो तो बाहर का प्रेशर काफ़ी लो होता है देन द इंटरनल प्रेशर। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ये एक्सपेंशन के लिए है। एक्सपेंशन के लिए हम फॉर्मूले एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा ये बात। अगर कोई गैस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, अगर कोई गैस वैक्यूम में एक्सपैंड करे, अगर कोई गैस वैक्यूम में एक्सपैंड करे तो बाहर का प्रेशर क्या हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया, ज़ीरो, क्योंकि वैक्यूम का कोई प्रेशर नहीं होता। सो दिस मीन्स दैट द वर्क डन ऑफ द आइसोथर्मल इररिवर्सिबल एक्सपेंशन अगेंस्ट द वैक्यूम इज ज़ीरो। देन अगेन ये आपके लिए फॉर्मूला बन गया। ये डायरेक्ट पेपर में आया हुआ है, प्लीज़ इसको नोट डाउन करें, काफ़ी इजी है। सीधे ही आपके 4 मार्क्स हैं कि वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम इन आइसोथर्मल इररिवर्सिबल एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू द ज़ीरो, क्योंकि कांस्टेंट ज़ीरो एक्सटर्नल प्रेशर है इसलिए। सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द रिवर्सिबल वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन। इस फॉर्मूला को रट लें। रिवर्सिबल वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, जब कोई गैस रिवर्सिबली एक्सपैंड करती है तो वो जितना भी वर्क हमें देगी वो उसका मैक्सिमम वर्क होगा। मान लीजिए उससे हम जितना भी काम ले सकते हैं वो मैक्सिमम उसी टाइम पर ले सकते हैं जब वो रिवर्सिबली एक्सपैंड कर रही है, मतलब बहुत ही स्लोली एक्सपैंड कर रही है, क्योंकि उस केस में जो बाहर का प्रेशर होता है वो इंटरनल प्रेशर से जस्ट स्मॉल गैप पर होता है, बहुत ही छोटा गैप होता है उसमें, इसलिए ऐसा होता है। और आगे की बातें भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी पॉइंट्स हमने पेपर के क्वेश्चन से बेस्ड एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज पर बेस्ड एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड ही सेलेक्ट किए हैं, तो प्लीज़ इन बातों को ध्यान में रखिएगा, अच्छे से इनको याद। फॉर द सेम चेंज इन द वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम का सेम चेंज हो देन एंड एक्सपेंशन जो कि आइसोथर्मली हो, ऐसे इसमें बहुत ही छोटे छोटे केस आते हैं, तो आपको सभी नोट डाउन करते रहना है। वर्क डन इन द रिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वर्क डन इन इररिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि हमने अभी अभी ऊपर यही बात की है कि रिवर्सिबल वर्क जो एक्सपेंशन का होता है वो मैक्सिमम होता है, इसलिए अगर वो इररिवर्सिबल हो तो उसकी वैल्यू रिवर्सिबल वर्क से छोटी होगी। और अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो इससे ऑपोजिट हो जाएगा, कंप्रेशन का वर्क डन मिनिमम होगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में एक्सपेंशन का वर्क मैक्सिमम, कंप्रेशन का वर्क मिनिमम होगा। सो फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन कोई भी हो, जो वर्क डन होगा वो आइडियल गैस के लिए हमेशा ग्रेटर देन होगा देन द वैन डर वाल गैस। वैन डर वाल गैस क्या होती है, जिसको हम रियल गैस बोलते हैं। रियल गैस मतलब जो एक्चुअल गैसेस का बिहेवियर होता है, रियल गैस का बिहेवियर उनके जैसा होता है। जो आइडियल गैस में हमने अजम्पशंस की होती हैं कि मॉलिक्यूल्स में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं है और मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। नेक्स्ट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है कि जिसमें हीट एक्सचेंज ज़ीरो हो, हीट एक्सचेंज ज़ीरो हो, दैट इज कॉल्ड द एडियाबैटिक प्रोसेस।
ये हमने शुरू में बताया था। और इसके लिए वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो देखिए कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन वाले केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे पहले हमने ये किया था रिवर्सिबल एक्सपेंशन आइसोथर्मल, उसका वो लॉग वाला फार्मूला। अब ये है रिवर्सिबल एक्सपेंशन बट एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होगा, दैट इज P2V2 माइनस P1V1 ओवर गामा माइनस 1। अब ये गामा क्या चीज़ है, गामा इज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स, Cp ओवर Cv, दिस इज द गामा। इसकी वैल्यूज मैं आपको साइड में बताता हूँ, यहाँ पर लिखी हुई है हमने। गामा इज Cp ओवर Cv, इसके बारे में आगे हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। मोनोटोमिक गैस के लिए इसकी अलग वैल्यू होती है, डाइटोमिक के लिए अलग, और ट्राइएटोमिक के लिए इसकी अलग वैल्यू होती है। कैसे सोल्विंग होती है ये हम आगे बात करते हैं। सो इसके आगे चलते हैं। तो प्लीज़ आपको रोक रोक कर वीडियो को साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। आप इस वीडियो को पार्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ हम एक वीडियो में इसीलिए इंक्लूड करते हैं फुल चैप्टर, ताकि आपको वीडियो को सेव रखना आपके लिए इजी हो जाए। पर आपको इस वीडियो का यूज़ करना सीखना पड़ेगा। वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर लें और यहाँ तक नोट्स बनाकर आगे की वीडियो आप चाहे बाद में देखें, बट आपको पूरी वीडियो को देखकर नोट्स जरूर बनाने हैं। नेक्स्ट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम सिस्टम में Q हीट ऐड करते हैं और W वर्क डन करते हैं ऑन द सिस्टम, दोनों के साइन होंगे पॉजिटिव क्योंकि दोनों चीज़ें ऐड हो रही है, देन सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, दैट इज डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। इसमें ध्यान रखिएगा यहाँ पर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, अगर होगा वर्क डन बाय द सिस्टम तो यहाँ पर क्या साइन बन जाएगा, Q माइनस W। तो दोनों ही एक्सप्रेशंस आप यूज कर सकते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q प्लस W, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ फॉर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, हमने फॉर्मूला ऑलरेडी ही पीछे एक्सप्लेन किया था कि सो फॉर द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर हमने फॉर्मूला किया था कि वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल प्रेशर इनटू डेल्टा V। तो वही हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। तो इंटरनल एनर्जी चेंज का फार्मूला क्या बन गया, Q माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होगा, डेल्टा V इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये पूरी टर्म हो गई 0। सो हमने इसको नाम दे दिया डेल्टा U इज इक्वल टू Q। मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम जितनी भी हीट सिस्टम में ऐड होगी वो डायरेक्टली उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी डायरेक्टली। सो QV इज इक्वल्स टू डेल्टा U, इसको जरूर याद रखिएगा, ये भी बहुत यूज होने वाला है। नेक्स्ट केसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है देन देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होगा। सो Q प्लस W बिकम्स इज इक्वल टू 0। तो दिस मीन्स दैट क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल्स टू माइनस W। मतलब जितनी भी हीट ऐड होगी सिस्टम में, हीट अगर हम ऐड करेंगे, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट किया है, तो वो हीट ऐड की है उसने इंटरनल एनर्जी, तो अब सिस्टम की हमने चेंज होने से रोकनी है। तो हमें क्या करवाना होगा, हमें सिस्टम से काम लेना पड़ेगा। देन हीट एडेड टू द सिस्टम डायरेक्टली चेंजेस टू द वर्क ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन। जितनी हीट उसमें ऐड होती जाएगी उतना ही वर्क डन आइसोथर्मली होता जाएगा। तो आइसोथर्मल सिस्टम में हीट ऐड होगी या लॉस होगी विद द वर्क। एंड फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें हीट ही नहीं एक्सचेंज हो सकती, तो अगर सिस्टम कोई भी काम करेगा वो अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज़ कर कर करेगा। ये नीट में पेपर के में आ चुका है, डायरेक्टली आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना होगा कि डेल्टा U इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्क डन इज एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को यूज़ कर कर ही काम होता रहेगा सिस्टम से। तो ये सभी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं
एंथैल्पी। नेक्स्ट इज द एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है किसी भी सिस्टम की, दैट इज एच के साथ हम इसे डिनोट करते हैं। यू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी एक दूसरे के साथ रिलेटेड टर्म है, बट एंथैल्पी में प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट भी ऐड कर दिया जाता है। और एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो किसी भी सिस्टम की इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स पर ही डिपेंड करती हो, दैट इज द स्टेट फंक्शन। फॉर कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम प्रेशर को चेंज ना होने दें, अगर हम इन सभी टर्म्स में चेंज करें, अगर हम इन सभी टर्म्स में चेंज करें, प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा है, तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। एंड अगर हम यहाँ पर ये यूज़ करें फॉर्मूला, हमने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, तो ये टर्म सोल्व होकर क्या बन जाएगी, यहाँ से ये पी डेल्टा वी सोल्व हो जाएगा, ओनली क्यू बचेगा, सो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। अब हमने दो फॉर्मूले एक्सप्लेन किए हैं, क्यू वी, पहले हमने ये फॉर्मूला किया है कि क्यू वी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, मतलब कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट इज इक्वल्स टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट Q इज इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी। तो इसीलिए अब आपको यहाँ से आइडिया होगा और आपकी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न दूर होने वाली है। जो भी हम नॉर्मली रिएक्शंस लिखते हैं, उन रिएक्शंस में जो भी हीट एक्सचेंज होता है, मतलब हीट चेंज होता है, हीट चेंज और एंथैल्पी चेंज को हम एक ही मान लेते हैं, क्योंकि सभी रिएक्शन ओपन सिस्टम में एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होती हैं। इसीलिए हीट चेंज एंड एंथैल्पी चेंज दोनों सेम होते हैं, मतलब QP इज इक्वल टू डेल्टा एच ओनली एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज द फॉर आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। आइडियल गैस के लिए एक फार्मूला और बनाया गया है कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, यहाँ पर ये पी डेल्टा वी को रिप्लेस किया गया है डेल्टा एन जी इंटू आर टी। अब ये डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी इज द चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस कंपोनेंट्स। गैसियस जो भी कंपोनेंट्स होंगे सिस्टम में, उनमें क्या चेंज हुआ है, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स, मान लीजिए रिएक्टेंट्स में थे गैसियस मोल्स 1, प्रोडक्ट में है 2, तो चेंज कितना हो गया 1 का, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो ऐसे भी केस हो सकते हैं जहाँ पर डेल्टा एन जी 0 हो, मतलब ऐसे भी केस हो सकते हैं जिसमें डेल्टा यू और डेल्टा एच इक्वल हो। ये भी बहुत बार पेपर में डायरेक्टली पूछा जा चुका है। ये कौन कौन से केसेस में होता है, जब चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों इक्वल हों। फर्स्ट इज द रिएक्शन में कोई गैसियस कंपोनेंट ही ना हो। सेकेंड इज द वॉल्यूम चेंज ना हो, मतलब डेल्टा वी 0 हो जाए, यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों सेम हो जाएंगे। और थर्ड इज द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स सेम रहे, नो चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स। इन सभी केसेस में एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज आर बोथ इक्वल। सो यहाँ तक था हमारा एंथैल्पी का टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ द हीट कैपेसिटी। ये टर्म आपने बहुत बार सुनी होगी, हीट कैपेसिटी। सो व्हाट इज़ द हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी होती है, हमें किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज करना होता है बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो देखिए, जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, चेंज में यूनिट डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों सेम वैल्यू देती हैं। सो C के साथ हम इसे डिनोट करते हैं, हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. So Q over delta T, that is change in temperature, और delta Q over dt। Q के साथ डेल्टा इसलिए क्योंकि Q स्टेट फंक्शन नहीं होता, इसलिए स्टेट फंक्शंस के साथ ही हम D मतलब के उनको इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिट्स इसकी क्या है, जाउल पर केल्विन। इससे हम बनाते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर
ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस मतलब यूनिट मास सब्सटेंस का बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ से फॉर्मूला आता है हमारे पास Q इज इक्वल्स टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। इसके यूनिट्स क्या रहेंगे, जाउल पर केल्विन पर ग्राम। नेक्स्ट इज द मोलर हीट कैपेसिटी। अब इसमें क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ द 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। 1 मोल का अगर आपने 1 डिग्री सेल्सियस के साथ टेम्परेचर रेज करना है, सो दैट इज द मोलर हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास ओवर मोलर मास। स्मॉल m है गिवन मास, कैपिटल M है मोलर मास। तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, जाउल पर केल्विन पर मोल। तो ये हो गया हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड द मोलर हीट कैपेसिटी। अब मोलर हीट कैपेसिटी की हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स हैं, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम एंड द मोलर हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर। सो एट द कांस्टेंट वॉल्यूम इसको हम राइट करते हैं बाय CV इज इक्वल्स टू डेल्टा U बाई डेल्टा T और DU बाई DT मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय चेंज इन टेम्परेचर। सो यहाँ से फॉर्मूला बनता है डेल्टा U इज इक्वल्स टू CV इंटू डेल्टा T। तो अब मैं आपको दोबारा से एक बात और बताता हूँ कि हमने डेल्टा U के अब दो फार्मूले, यहाँ से जो डायरेक्ट फार्मूले हैं वो हमने यहाँ पर किए हैं। एक था कांस्टेंट वॉल्यूम पर QV और अब हमने इसका फॉर्मूला बना लिया है दैट इज़ द CV इंटू डेल्टा T। सो ये आपको याद रखने हैं, डेल्टा U इज इक्वल्स टू QV इज इक्वल्स टू CV इंटू डेल्टा T। CV क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। सो ऐसे ही सिमिलर है डेल्टा H का फार्मूला, मतलब CP क्या है, डेल्टा H ओवर डेल्टा T मतलब एंथैल्पी चेंज बाय द चेंज इन टेम्परेचर। तो मतलब उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल्स टू CP इंटू डेल्टा T। मतलब यहाँ पर भी सेम है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू Q ऑफ P इज इक्वल्स टू CP इंटू डेल्टा T। तो ये फॉर्मूले यहीं से प्रूफ हुए हैं, तो यही आपको रिलेशंस याद रखने हैं। तो प्लीज़ इन्हें साथ में नोट डाउन करते जाएं, आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ये डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, CP और CV में, CP इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन CV एंड CP माइनस CV इज इक्वल टू NR नंबर ऑफ मोल्स इनटू गैस कांस्टेंट। अगर 1 मोल हो तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R। CP CV से ग्रेटर क्यों होती है, क्योंकि जितनी भी हम उसमें एनर्जी ऐड करते हैं वो CV के केस में वॉल्यूम तो चेंज नहीं होती, तो वो पूरी एनर्जी टेम्परेचर को रेज करने में ही सिर्फ यूज़ होती है। बट CP के केस में उस एनर्जी का कुछ पार्ट वॉल्यूम को चेंज करने में भी यूज़ हो जाता है, इसलिए हमें और हीट ऐड करनी पड़ती है ताकि टेम्परेचर रेज किया जा सके। इसलिए नाउ रेशियो ऑफ द CP बाय CV एंड एटोमिसिटी ऑफ गैस मैंने आपको बताया था कि हम इन्हें दोबारा एक्सप्लेन करने वाले हैं आगे। तो CP फॉर आइडियल गैस CV का एक फार्मूला बनता है दैट इज F/2 इंटू R। F क्या है यहाँ पर, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो F/2 इंटू R। और अगर हम CP की बात करें, ऊपर जो हमने फार्मूला किया है CP माइनस CV इज इक्वल टू R, यहाँ से बन जाएगा CP इज इक्वल टू CV प्लस R, वहाँ से बनेगा F/2 प्लस 1 इंटू R। तो अगर हम यहाँ पर F की डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ करें, जैसे कि मोनोटोमिक गैस है जो होती हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, उनके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेंगी 3, वो यहाँ पर यूज़ करेंगे तो CP और CV की वैल्यूज़ निकाल कर उनका रेशो करेंगे, वो बन जाएगा 1.67। डाई एटोमिक गैस के लिए करेंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बनेगी 5, उसके लिए ये रेशो आएगा 1.4। और राई एटोमिक जैसे कि ओजोन है, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होती है इसकी, उसके लिए आएगी 1.33। तो ये वैल्यूज़ डायरेक्ट याद रखनी है, पेपर में पूछी जाती हैं। गैस आपको दी होती है, हमें गामा की वैल्यू पूछ ली जाती है। सो नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ द कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में क्या है,
दैट इज इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है कि हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम इज इक्वल्स टू द हीट गेन्ड बाय द सराउंडिंग, या फिर ऑपोजिट भी हो सकता है, हीट गेन्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल्स टू हीट लॉस्ट बाय द सराउंडिंग। एंड हमारे पास दो टाइप के कैलोरीमीटर यूज़ किए जाते हैं। एक होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर, जिसमें कि वॉल्यूम को चेंज नहीं होने दिया जाता, कांस्टेंट वॉल्यूम पर सारा काम किया जाता है। मतलब हम जितनी भी हीट ऐड करेंगे सिस्टम में या हीट का कोई चेंज होगा वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होगा। एक होते हैं हमारे पास जो सिंपल होते हैं पॉलीथीन बोतल और कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर, जो हम सिंपल थर्मस फ्लास्क के भी से भी बना सकते हैं। उसमें क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू क्यूपी, मतलब कि जो भी हम हीट ऐड करते हैं वो चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल होता है। तो जो एंथैल्पी चेंजेस होते हैं वो रिएक्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एंथैल्पी चेंज और फिर रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जब वो एंथैल्पी का चेंज जब रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएं और रिएक्शन बैलेंस की गई हो, उस रिएक्शन से जितना एंथैल्पी चेंज हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का सिंपल फॉर्मूला क्या है, दैट इज सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स की एंथैल्पीज का सम और रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी का सम, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, दैट बिकम्स द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इनकी डेफिनेशंस प्लीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको यूज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म होना चाहिए, सब्सटेंस का 1 मोल बनना चाहिए, किस चीज़ से, फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। जैसे मान लीजिए आपने कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो आपको इसको बनाने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन का ही यूज़ करना है, कोई और चीज़ नहीं यूज़ करनी। ये नहीं कि हम कार्बन का कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ कर लें, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ करें, नहीं, उसके एलिमेंट्स मतलब कार्बन और ऑक्सीजन की एलिमेंट्री स्टेट्स को यूज़ करें। और रिएक्शन को बैलेंस करते वक्त यहाँ पर CO2 1 मोल होना चाहिए, जो चीज़ बनानी है उसका ओनली 1 ही मोल हो, वो बनती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नाउ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये यहाँ पर मैंने नोड का साइन लगाया है, नोड मीन्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या होते हैं, जब सभी स्पेसिस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट में हो, उस टाइम पर एंथैल्पी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस, यही मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट्स का सम, ये साइन है सम का, सभी प्रोडक्ट्स की जितने भी प्रोडक्ट्स बने हैं सभी की स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन को जोड़ दें और उसमें से रिएक्टेंट्स की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के सम को कर दें सब्ट्रैक्ट, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। नाउ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर द एलिमेंट्री सब्सटेंसेस, जो एलिमेंट्री सब्सटेंसेस होते हैं मतलब जैसे कि ऑक्सीजन है, O2 गैस, हाइड्रोजन गैस, मतलब जो एलिमेंट अपनी जिस भी स्टेट में हमें मिलता है उसकी उस स्टेट की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन, क्योंकि उसको तो हम फिर किसी चीज़ से बना ही नहीं सकते, उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन क्या होगा, 0। ये बात आपको याद रखनी है, ये भी डायरेक्टली पेपर में पूछा गया है। सो जिस कंपाउंड के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू नेगेटिव में होगी वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज जब वो कंपाउंड फॉर्म हुआ है उस टाइम पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई है, इसका मतलब उसने अपनी मिनिमम स्टेट ऑफ एनर्जी को एक्वायर किया है, इसलिए वो सब्सटेंस ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये भी आपके यूज़ हो सकता है कि अगर हमें कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ही देखेंगे सिर्फ। नेक्स्ट इज द एंथैल्पी ऑफ द कंबशन। कंबशन क्या होती है, जब हम किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, दैट इज द कंबशन। तो इसकी भी डेफिनेशन सेम ऐसे ही है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बर्न करना पड़ेगा, हमने 1 मोल सब्सटेंस का ही बर्न करना है, उस रिएक्शन में कितना एंथैल्पी चेंज हुआ है दैट इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो ये एग्जांपल, ये जो रिएक्शन मैंने साथ में आपको दी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज द कंबशन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन। आप किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबशन की रिएक्शन यहाँ से बना सकते हैं।
आपको अगर 2 कार्बन दिए हैं, 4 कार्बन दिए हैं, मतलब ब्यूटेन दी है, पेंटेन दी है, इथेन दी है, कोई भी नंबर ऑफ कार्बन, बट सिंपल हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, उसकी आप रिएक्शन यहाँ से बनाएं कंबशन की, और बाद में उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी ये रिएक्शन बन सकती है। तो प्लीज़ नोट डाउन ऑल दिस। नेक्स्ट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी सब्सटेंस की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? हीट प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ऊपर था 1 मोल, अब हमने कर दिया है 1 ग्राम। 1 ग्राम सब्सटेंस कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, दैट इज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है, वो 150 किलो जूल पर ग्राम में प्रोड्यूस कर देता है। सो दिस इज वेरी गुड फ्यूल। नेक्स्ट इज द इंथैल्पी ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन की इंथैल्पी क्या होती है? नाउ जब हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को डिजोल्व करते हैं, अगर हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को डिजोल्व करते हैं तो कितना इंथैल्पी चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड द इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, रिएक्शंस हैं, ये पेपर में डायरेक्ट आ चुकी हैं, तो प्लीज़ इन्हें ध्यान से देखिए। अगर कोई सॉलिड ऐसा सॉल्ट है जो कि हाइड्रेटेड साल्ट ही नहीं बनाता, जिसका हाइड्रेटेड साल्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता, उसके लिए इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव। मतलब कि वो हीट अब्जॉर्ब कर कर ही डिसोल्व होगा, जैसे कि NaCl है। नेक्स्ट इज द जो सोल्ट हाइड्रेटेड सोल्ट बना सकते हैं, जिनके हाइड्रेट्स बनते हैं, उसका एनहाइड्रस फॉर्म हमने यूज़ किया है, कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस। उसको जब डिसोल्व करेंगे तो क्या इंथैल्पी चेंज का साइन होगा? दैट इज द नेगेटिव। मतलब उसमें से एनर्जी रिलीज होने वाली है। अगर इसी की हाइड्रेटेड फॉर्म को हम डिसोल्व करें, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है। ये है हमारे पास एनहाइड्रस, ये ऊपर वाला, ये उसकी हाइड्रेटेड फॉर्म है। उसकी हाइड्रेटेड फॉर्म को डिसोल्व करेंगे तो इंथैल्पी का साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। तो 2 केस हैं, वो सोल्ट जो हाइड्रेट्स बनाते ही नहीं हैं, और जो साल्ट्स हाइड्रेट्स बनाते हैं, उनके हाइड्रेट्स को अगर डिसोल्व करें तो इंथैल्पी का साइन पॉजिटिव। नेगेटिव वाला एक ही केस है, अगर एनहाइड्रस सोल्ट को डिसोल्व करते हैं तो क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी, क्योंकि उनके जो हाइड्रेट्स फॉर्म होने होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए वो एनर्जी रिलीज कर कर अपने हाइड्रेट्स ही बना लेते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, दैट इज द लैटिस इंथैल्पी एंड हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो इसको ध्यान से समझिएगा। लैटिस इंथैल्पी क्या होती है कि जो सॉल्ट है उसका जो 3 डायमेंशनल एक लैटिस फॉर्म हुआ है, जैसे NaCl सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसको ब्रेक करवाने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होती है, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो इसका साइन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मतलब ये सोल्यूशन में ऐड होगी। लैटिस इंथैल्पी हमेशा ऐड होती है। और हाइड्रेशन इंथैल्पी, हाइड्रेशन क्या होती है? जब कोई मान लीजिए आयन है, जैसे कि Na पॉजिटिव है, इसके साथ वाटर के मोलिक्यूल्स की इंट्रैक्शन होती है, जैसे ये H2O है, तो उसकी हाइड्रेशन होनी शुरू हो जाती है। सभी साइड से वाटर के मोलिक्यूल्स उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होती है, मतलब जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है, ये क्या होगी? दिस ऑलवेज हैज द नेगेटिव साइन। इसका साइन क्या रहने वाला है? दैट इज द नेगेटिव। तो यहाँ से आपको आइडिया होगा कि वही सॉल्ट, वही सब्सटेंस, वही कंपाउंड सोलुबल होगा जिसके लिए लैटिस इंथैल्पी की वैल्यू लो हो और हाइड्रेशन इंथैल्पी हाई हो। क्योंकि अगर लैटिस इंथैल्पी हाई हो जाती है, मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट एनर्जी का बहुत हाई है, और जो वहाँ से रिलीज हो रही है, जो वहाँ से आ रही है, उसका अमाउंट लो है, तो ये सॉल्ट सोलुबल नहीं होगा। इसीलिए फ्लोराइड्स जो होते हैं वो जनरली इनसोलुबल होते हैं, क्योंकि उनके लिए लैटिस इंथैल्पी काफ़ी हाई होती है। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो हाइड्रेशन इंथैल्पी में एनर्जी रिलीज होती है वही लैटिस इंथैल्पी में यूज़ हो जाती है। मतलब यहाँ से बाहर आकर यहीं पर उसने यूज़ होना होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अगर कंपेरेबल होंगी तो सॉल्ट हमारे सोलुबल हो जाएंगी। तो ये आपका सोलुबिलिटी का कॉन्सेप्ट S ब्लॉक P ब्लॉक में भी बहुत यूज़ होता है। नेक्स्ट इज द इसी में है बोर्न हैबर साइकिल। ये साइकिल पेपर में बहुत बार आ चुका है, आपको इसको पूरा ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। एंड फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको ड्रॉ करना मत भूलिएगा, फिर ही आपको अच्छे से आएगा। ध्यान से देखिए, बोर्न हैबर साइकिल क्यों यूज़ किया जाता है? टू फाइंड द लैटिस इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी फाइंड करना
का कोई भी डायरेक्ट वे हमारे पास नहीं होता, तो हम इस साइकिल के साथ इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो लैटिस एंथैल्पी में होना क्या है, NaCl सॉलिड है, उसकी लैटिस बनी हुई है, उनको अलग अलग करना है, मतलब Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव को अलग करना है। एंड गैसीय स्टेट में, सॉलिड तो वो बाद में रहेगा नहीं, एक एक आयन को अलग अलग हमने दूर दूर सबको ये करना है। कितनी एंथैल्पी चेंज होगी, दैट इज द लैटिस एंथैल्पी। अब देखिए इस पूरी प्रोसेस के हमें स्टेप्स देखने हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने ये रिएक्शन अज्यूम की है, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ द NaCl। NaCl की फॉर्मेशन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोडियम है सॉलिड सोडियम को हमने क्लोरीन गैस के साथ, यही दोनों इनकी स्टेबल स्टेट्स होती हैं, एलिमेंट्री स्टेट्स, रिएक्ट करवाया और NaCl सॉलिड बन गया। ओके है। अब देखिए जो सॉलिड सोडियम है वो सबसे पहले गैसियस सोडियम में चेंज होता है। वहां पर कौन सी एंथैल्पी लगती है, एंथैल्पी ऑफ द सब्लिमेशन। ओके है। नेक्स्ट, गैसियस सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दैट इज आयनाइजेशन होती है, तो वो सोडियम आयन बना लेता है गैसियस वाला, ये जो हमें यहाँ पर चाहिए था। अब क्लोरीन गैस का हमें हाफ मतलब एक एटम यूज करना है, तो उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, उसको एटम्स में ब्रेक करना, उनका बॉन्ड ब्रेक करना, Cl जो है उसको बॉन्ड ब्रेक कर कर एक एक एटम बनाना। दो थे, हमें हाफ चाहिए तो हमने हाफ लगा लिया। नाउ Cl गैसियस एटम है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो यहाँ पर बन गया Cl नेगेटिव, ये बन गया सोडियम पॉजिटिव, दोनों हैं गैसियस फॉर्म में, दोनों जुड़कर क्या बनाएंगे, NaCl सॉलिड, तो ये क्या बन जाएगी, लैटिस एंथैल्पी। तो मतलब ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थी उसके ये सभी पार्ट्स हो गए, मतलब हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ द सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाफ ऑफ द एटमाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी। तो ये सभी एंथैल्पीज हमारे पास होती हैं, सिर्फ इसको छोड़कर लैटिस एंथैल्पी को, तो हम इन सभी की वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं और हम लैटिस एंथैल्पी को सोल्व कर लेते हैं। तो प्लीज़ आपको इस बोर्न हैबर साइकिल को ड्रॉ करना है, इसको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एंथैल्पी ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन। आपने बहुत बार रीड की है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन इज द, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, बट अब इसे हम दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। जब कोई जो एसिड है, हमने 1 मोल एसिड लिया है, 1 मोल एसिड में से हमें 1 मोल H पॉजिटिव आयंस चाहिए, ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड हो जाए बाय यूजिंग बेस। हम इसमें कोई बेस ऐड करें, सिर्फ उतना ऐड करें कि ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए, या फिर ऑपोजिट 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयंस, दैट इज हाइड्रोक्सल आयंस, इनको अगर हमने कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना है बाय यूजिंग एसिड, उस रिएक्शन में कितना एंथैल्पी चेंज होता है। तो ये रिएक्शन क्या बनती है, सिंपल रिएक्शन है, H पॉजिटिव आयंस प्लस OH नेगेटिव आयंस फॉर्मिंग H2O लिक्विड। तो इसमें आपके पास ये दो जनरल जो इंपॉर्टेंट केस आते हैं, अगर तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब कि HCl एंड NaOH है, तो इनकी तो कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाएगी, तो सिंपली एंथैल्पी चेंज क्या रहेगा, -57.1 किलो जूल। सभी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का अमाउंट सेम रहेगा, क्योंकि सभी में यही बेसिक रिएक्शन होगी, चाहे आप कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर दें। अगर वीक एसिड होगा, जैसे कि एसिटिक एसिड है, वीक एसिड एसिटिक एसिड है, तो उसके लिए अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस साथ में यूज करते हैं तो उसकी कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हुई होगी, उसको आयनाइज करवाने के लिए जो एनर्जी यूज हो जाएगी उतना अमाउंट यहाँ से डिक्रीज होगा, तो कितनी एनर्जी रह जाएगी, -55.9 किलो जूल। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए यही अमाउंट रहेगा। सो नेक्स्ट इज द सिंपल टॉपिक, एंथैल्पी ऑफ द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की एंथैल्पी क्या है, अगर हमने सॉलिड को 1 मोल सॉलिड को, तो हर जगह यूज हो रहा है 1 मोल, क्योंकि हमने डिफाइन करना है तो हमें अमाउंट को स्पेसिफाई करना पड़ता है। 1 मोल सॉलिड को गैसीय स्टेट में चेंज करना है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। दोबारा से सुनिएगा, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पर, वो हो जाती है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। नेक्स्ट इज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड बनाना, सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पर ये होगा
1 मोल ऑफ अ सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर देंगे। सो नेक्स्ट इज द एंथैल्पी ऑफ द वेपराइजेशन, मतलब कि लिक्विड टू इट्स वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर हमने उसके वेपर्स बनाने हैं फिर से 1 मोल के लिए। सिंपल है। नाउ अगर हम इन सभी को ध्यान से देखें तो सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड टू डायरेक्टली गैस, मतलब उसके 2 स्टेप होंगे। पहले सॉलिड बना होगा लिक्विड, फिर लिक्विड बना होगा वेपर्स। तो मतलब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो ये आपका यहाँ तक हो जाएगा। सो आई होप कि आपको इस वीडियो की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो ना मिस हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।